अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ क्योंकि अब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कल रात को आया और तब से समझ लीजिए राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मच गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर पूरे दिन संसद में संचालन करते रहे। स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन बीती रात जब इस्तीफा दिया तो कहा स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं। अब इसे लेकर वो विपक्ष जो हमेशा से जगदीप धनखड़ की आलोचना करता रहा है, उनके समर्थन में उतर आया है। वो इसे सरकार की एक सोची समझी साजिश बता रहा है। वो इसमें सरकार का एक गेम प्लान देख रहा है। लेकिन आखिर सरकार जगदीप धनखड़ को क्यों हटाना चाहेगी? क्या किसी नए को बनाने के लिए जगदीप धनखड़ को हटाया गया? क्या सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद नजर आने लगे थे? आज महाभारत में पूछूंगी। और क्या इसी के चलते उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? आज आपको बताऊंगी कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार को घेरने की कैसी तैयारी में है विपक्ष। क्या इस मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आ रही है? आज महाभारत में सवाल ये, इस इस्तीफे के पीछे का सस्पेंस गहराता जा रहा है। आखिर क्यों इस्तीफा दिया और क्या जगदीप धनखड़ इस इस्तीफे पर खुलकर बोलेंगे? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो सत्यपाल मलिक जैसा मामला हो गया है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि आखिर कल के दिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अचानक इस्तीफा हुआ है। आज आपको सांसदों के बयान भी बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि कल ऐसा क्या हुआ है अचानक कि यह इस्तीफा हुआ। लेकिन सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को क्या किसी और विशेष को लाने के लिए कुर्सी और पद से हटाया गया? वो कौन हो सकते हैं जिनके लिए इस पद पर से इस्तीफा दिया है? अब आज कई नामों की चर्चाएं जो कि चल रही हैं, ये सिर्फ चर्चाएं हैं, ये कोई मोहर नहीं है और ये कोई आधिकारिक चर्चाएं भी नहीं है। लेकिन इनको लेकर जो कहा जा रहा है कि क्या ये उपराष्ट्रपति के पद पर अब नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? सबसे ज्यादा नाम और चर्चा उनकी है। क्यों हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। बहुत सक्रिय रूप से वो बिहार में मुख्यमंत्री के रोल में नजर नहीं आ रहे हैं। खुद राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद पद से हटना चाहिए, अपने बेटे को बिठा देना चाहिए, निशांत कुमार को। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद दिया जा सकता है? क्या उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है? एक बड़ा संकेत भी होगा। इसी के साथ जो दूसरा नाम जिसकी चर्चाएं, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई बड़ा चेहरा इस पद पर आ सकता है? चर्चाएं महिला चेहरे की भी हैं, इसीलिए लोग निर्मला सीतारमण की बात कर रहे हैं। लोग वरिष्ठ चेहरे की बात कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है। लेकिन इन सब चेहरों के लिए इनकी हामी भी जरूरी होगी। आपको याद होगा वेंकैया नायडू किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और फिर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई वरिष्ठ चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? इसी के साथ सुगबुगाहट ये भी है। इसी के साथ राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, जिन्हें अभी ये कार्यभार सौंपा गया है कि उपराष्ट्रपति के जो ड्यूटीज हैं उनको वो निभाएंगे जब तक के चुनाव नहीं हो जाता अगले उपराष्ट्रपति के लिए। क्या यही उपराष्ट्रपति भी बनाए जा सकते हैं? चर्चा ये भी हो रही है। और इसी के साथ साथ एक और नाम जिस पर चर्चा हो रही है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाई हैं। केंद्रीय कैबिनेट और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के करीबी भी हैं। क्या इन्हें भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनका नाम आगे किया जा सकता है? चर्चा इनके नाम की भी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी का सरप्राइज चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मैं सरप्राइज चेहरा क्यों कह रही हूं? वो चेहरा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है, वो चेहरा जो चर्चाओं से दूर है। नरेंद्र मोदी उस सरप्राइज फैक्टर के लिए जाने जाते हैं। क्या कोई सरप्राइज चेहरा, ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया जा सकता है? आज महाभारत में उन संभावित चेहरों पर भी चर्चा करूंगी जो इस रिक्त पद को भर सकते हैं, जिसके लिए अभी वोटिंग होनी है।
लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं और आज महाभारत में सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी कि अगर कल दिन भर कोई बड़ी घटना हुई, उसका असर सरकार पर पड़ेगा, उसका असर क्या, उसके लिए क्या विपक्ष सरकार को घेरेगा, इस सब पर बात। पहले ये रिपोर्ट। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। How dare you shout at the chair? जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे पास एक ही विकल्प है। जो विपक्ष आज धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा मचा रहा है। 10 दिसंबर 2024 को 60 से ज्यादा सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में उन्हें सरकार का प्रवक्ता कहा गया और उनकी निष्पक्षता में गंभीर कमी बताई गई। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। जया बच्चन के साथ राज्यसभा में उनकी नोकझोंक सबने देखी थी। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है। जया जी, you earned a great reputation. An actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब सदन के बाहर टीएमसी के सांसद जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे और सामने खड़े राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। बाकी नेता हंसकर धनखड़ का मजाक बना रहे थे। बेशक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पूरा देश हैरान है, लेकिन जो विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा रहता था आज उनके समर्थन में कई सवाल उठा रहा है। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। मुझे तो कुछ बड़ा अटपटा सा लग रहा है। लगता है कि कहीं इन मुद्दों को टालने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं धनखड़ जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे, सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। कल बीती रात अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। सियासी हलचल तेज हो गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा, जो कि मंजूर कर लिया गया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। विपक्ष को आज धनखड़ के इस्तीफे के बाद चिंता ऐसी सता रही है कि पूरा विपक्ष फ्रंट फुट पर आ गया है। विपक्ष को अब दाल में कुछ काला नजर आता है। दिया इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को खत्म किया गया है, संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया दबाया गया और गॉडलेस की तबीयत बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाहता हो, तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में सब लोगों से मिलेगा? तो ये बिल्कुल दिखाया गया है। यूं अचानक सब कुछ हुआ है तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है। गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म। विपक्षी नेताओं की तरफ से इस्तीफे के पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि कल शाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में धनखड़ का अपमान हुआ। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बिना बताए जानबूझकर बीएसी की बैठक से गायब रहे, जिससे जगदीप धनखड़ को ठेस पहुंची और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने अपना कोई बयान नहीं रखा।
क्योंकि कल भी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति की एक बैठक में केंद्र सरकार के मंत्री अनुपस्थित थे, तो मुझे ये चिंता का समय लगता है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता सीधे इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो बात रखी वही स्वतः अपने आप में है। वो विपक्ष का काम है कि वो उनका धर्म निभा रहे हैं, उनको जैसा लगता है जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने लिखा है बाकायदा, डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट, सो ही इज रेस्टिंग। उनको रेस्ट शरीर हर आदमी का होता है, उसको पता चल जाता है कि कोई रिपोर्ट आई होगी, कुछ डॉक्टर से बात हुई होगी। उनकी पर्सनल लाइफ है भाई, एक इंसान का पारिवारिक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनको पूरा अधिकार है उस पर डिसीजन लेने। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और हाउस चलाने में उनको तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मतलब अपना इस्तीफा दे दिया है। इसमें अंदर की बात कोई नहीं है और इसमें उनके ऊपर कोई दबाव डालने का बिल्कुल विषय नहीं है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। क्या इसकी तैयारी पहले से थी या अचानक कल शाम को बैठक में कुछ हुआ है? सवाल ये भी कि अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो विपक्ष को इसमें राजनीति नजर क्यों आती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ गए हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय कुमार पांडे जी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जिस तरह से मुद्दा चल रहा है, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पूरा जो एक प्रक्रिया है ये इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो मैं शुरुआत सबसे पहले अनंत जी आपके साथ करती हूं कि चर्चाएं सुबह भी हमने की थी, अब बताइए कि जरा पत्रकार समूह इन चर्चाओं को लेकर आगे कितना बढ़ गया है शाम तक? क्यों ये इस्तीफा हुआ है और इसके पीछे क्या बहुत बड़ा कारण सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच की एक तल्खी है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो सुबह से डेवलपमेंट है उसमें ये है कि हरिवंश नारायण जी को सभापति का कार्यभार दे दिया गया है। हाँ। और जो कंस्पिरेसी थियोरी चल रही है उसमें बहुत सारे कांग्रेस के एक नेता हैं कुंवर दानिश अली जी, अब वो कह रहे हैं कि योगी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। बताइए, मतलब इतना वाइल्डेस्ट गेस भी लगाते हैं लोग जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, आए बाएं साएं कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अरे अगर आपको चर्चा ही करनी है तो ठीक से कोई लॉजिकल चर्चा तो हो। पत्रकारों के बीच में सही कहा आपने, कुछ नामों पर चर्चा है जिसमें हमने सुबह भी कुछ चर्चा की थी, कुछ नाम उसमें जुड़े हैं। नीतीश कुमार जी रूल आउट हो गए हैं, अब राजनाथ जी, निर्मला सीतारमण जी और जयशंकर का नाम आ रहा है। कुछ लोगों ने वसुंधरा राजे का नाम भी जोड़ दिया कि शायद संघ को खुश करने के लिए बीजेपी ऐसा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम लोग हैं पत्रकार बिरादरी, उनको कयासों से दूर रहना चाहिए। बार बार सबको मुंह की खानी पड़ती है किसी के सूत्र के आधार पर जो खबरें होती हैं। असल में हो क्या रहा है, सब लोग सबका नाम लिए दे रहे हैं तो कोई ना कोई उसी में से बन जाता है। फिर ये सोशल मीडिया का जो नशा है वो बहुत गड़बड़ है। तो किसी के पास जानकारी क्या थी क्या कि इनका इस्तीफा हो जाएगा रात को 9:30 बजे, जब उनके ट्वीट्स आने शुरू हुए तभी वो हुआ। तो जानकारी किसी के पास नहीं है। मोदी सरकार को समझने के लिए या मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है उसको समझने के लिए डॉट्स जोड़ने की आवश्यकता है कि पिछली बार उन्होंने ये हुआ था तो ये किया, उसके आधार पर कुछ आकलन किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि उनको कोई जानकारी है तो वो गलत है। मैं इस आधार पर ये कहना चाहता हूं कि मैंने उनके कुछ फैसलों का एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी रणनीति बनी है कि किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल को, जैसा आपने भी इशारा किया अपने ओपनिंग रिमार्क में कि वेंकैया नायडू जी को एलिवेट कर दिया गया था, और उसी के साथ अगर आप देखिए तो जो टॉप 4 हुआ करते थे आडवाणी जी के समय में, वो सारे लोग कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से बाहर हो। हाँ। तो क्या ऐसा ही कोई प्लान बनाया जा रहा है कि जो लोग अब प्रधानमंत्री को ये लगते हो कि अब इनका जितना काम था वो पूरा हो गया, इनको अब उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा को चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है,
तो मुझे लगता है कि वैसे किसी एक व्यक्ति का चयन होगा, वो मंत्रिमंडल के अंदर से भी हो सकता है, मंत्रिमंडल के बाहर से भी हो सकता है, वो संगठन से भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है सुचरिता जी कि इस बार बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति संगठन में, जैसे गडकरी जी जनता दल पृष्ठभूमि से आए थे और उपराष्ट्रपति बन गए थे, इस बार जो भी व्यक्ति होगा वो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति। सर पहले मैं नाम की चर्चा पर भी आऊंगी क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है कि कौन अगले उपराष्ट्रपति की रेस में नाम आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले विवेक जी जरा बताइए ना, एक समय वो था जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे जगदीप धनखड़ की, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, सारे सांसद हंस रहे थे और ये तक कह दिया कि ये व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है। और आज जब वो उन्होंने इस्तीफा दिया तो बहुत सारे तो उनके समर्थन में सब खड़े हो गए, कह रहे हैं स्वास्थ्य क्या है, वो तो ठीक हो जाएगा, इस्तीफा क्यों दे दिया। समर्थन में उनके कोई नहीं खड़ा हुआ, ना उनको किसी ने पसंद किया, ना उनके कार्यकाल का हम और जिस तरीके के निर्णय थे हम कोई आदर करते हैं। चाहे वेस्ट बंगाल में जब गवर्नर थे बाबुल सुप्रियो को लेकर के, तब भाजपा में वो सांसद थे, पहुंच गए थे जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहां लड़कों के बीच में खड़े हो गए थे स्टूडेंट यूनियन के और अच्छा ड्रामा हुआ था। फिर बाद में ये अपना वाइस प्रेसिडेंट बने, उपराष्ट्रपति यहाँ आए, सारे के सारे डिसीजंस बॉडी लैंग्वेज से लेकर के जिस तरीके से झुक करके प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के सामने खड़े होते थे, उपराष्ट्रपति की गरिमा का कोई भी आदर नहीं किया इन्होंने। एक तरफा इनकी रूलिंग रही है सरकार के फेवर में। किसने कह दिया? कोई अपोजिशन में इनको पसंद नहीं करता। हम इनके अच्छे सेहत की कामना करते हैं और आशा करते हैं चले गए तो देश और प्रजातंत्र की सेहत भी शायद थोड़ी और इंप्रूव हो, दूसरा आदमी आए तो। लेकिन ये बात जरूर है कि आप बीच टर्म में जब किसी को हटाते हैं शब्द मैंने यूज किया, इस्तीफा शब्द मैंने नहीं यूज किया, तो उसके कारण भी नहीं आप कह रहे हैं कि ये नहीं आप कह रहे कोई इन्हें पसंद नहीं करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्हें बीच सेशन उठाया गया। अब मुझे ये बताइए, संजय राउत कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ तो स्वस्थ आदमी है, मैदान छोड़ने वाले आदमी नहीं है। अब ये मैदान छोड़ने वाले आदमी नहीं है, उनकी तारीफ नहीं है तो क्या है, मुझे ये बताइए। ये उनकी तारीफ नहीं है तो क्या है? आसानी से इस्तीफा वो नहीं दे सकते हैं, वो ये भी कह रहे हैं। अब ये मुझे बताइए, उदित राज जैसे नेता कह रहे हैं कि हार थोड़े ही मानने वाले नेता हैं जगदीप धनखड़, ये तो तारीफ होती है सर। अगर मैं कहूँ आप हार मानने वाले नहीं है तो मैं तो तारीफ कर रही हूँ आपकी। ये तारीफ नहीं है, ये कटाक्ष है कि वो व्यक्ति सत्ता से, अपनी पोस्ट से, अपनी पोजीशन से इतना ज्यादा अटैच थे, जिसके लिए सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को ताक पे रखा उन्होंने। और पहली बार उनके खिलाफ जिस तरीके के नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह अपोजिशन ने पास किए, जिस तरह की मिमिक्री हुई, जिस तरह के मजाक सोशल मीडिया पे बने, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि झुक करके आप प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। यू आर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जिस पोजीशन पे उसकी आपने गरिमा नहीं रखी। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सत्तालोलुप व्यक्ति अचानक अगर जाकर के इस्तीफा दे रहा है तो वो इस्तीफा नहीं है, इनको फोर्स किया गया है कि साइड हटो और नहीं तो क्यों फोर्स किया गया होगा? आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें फोर्स किया गया, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं थे, वो सरकार की बात रखते थे, he was the government's voice। तो फिर उन्हें फोर्स क्यों किया गया होगा? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। दो कारण हो सकते हैं, वो भी बता देते हैं। दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि शायद सरकार कुछ ऐसे निर्णय करवाना चाहती थी जो इनके बस के थे नहीं थे इनके बस के आगे आने कैसे बस में नहीं, बस में कैसे नहीं? नहीं मैं इसको समझना चाह रही हूँ, बस में कैसे नहीं थे? आप तो कह रहे हैं कि वो खुलकर उनके पक्ष में निर्णय लेते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ है? मैं यही समझना आज चाह रही हूँ। इसी को समझने के लिए विवेक जी वापस आ रही हूँ आपके, बहुत जल्दी से वापस आ रही हूँ। एक बार जरा अजय जी के पास और प्रेम जी के पास जा रही हूँ। अब जरा मुझे बताइए अजय जी और प्रेम जी, क्योंकि यहाँ पर प्रेम जी आपको क्या लग रहा है, क्यों हटाया गया जगदीप धनखड़ को? क्योंकि देखिए जिस तरह के बयान हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं इस्तीफे का मान रखना चाहिए, इस्तीफा जितना हैरान करने वाला है इसके पीछे कुछ और गहरे कारण है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अकल्पनीय है, ये इस्तीफा उनकी नीयत पर सवाल उठाता है, उनकी नीयत पर जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। बताइए। देखिए सुचारिता जी, एक बीजेपी में बहुत चलता है, राजनाथ सिंह जी ने कभी कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। ये बीजेपी का मामला नहीं है, लेकिन इस्तीफे नहीं होते जो बीजेपी में ये था। तो ये जो इस्तीफा हुआ उपराष्ट्रपति जी का, ये समझ में तो आपको भी नहीं आ रहा होगी क्यों हुआ, हम लोग को किसी को नहीं समझ में। ठीक है, तो हेल्थ रीजन है, हेल्थ रीजन में भी क्वेश्चन उठते हैं, भाई हेल्थ तो उनका पहले मूर्छित हुए थे, बेहोश हुए थे, अभी ऐसा क्या हो गया, इसलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे तो उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए डिबेट का विषय है और कोई चर्चा ये नहीं है। अब इसमें पॉलिटिकल बात जो आती है
जैसे हम अजय जी बात भी कर रहे थे, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही हमसे कि देखिए उपराष्ट्रपति जब बने थे धनखड़, तो बीजेपी राजस्थान भी जीत गई, बीजेपी हरियाणा भी जीत गई। तो क्या बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके कोई वहां पर पोजीशनिंग की जाने वाली है? ये पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये इस्तीफा नहीं है, इस्तीफा लिया गया। अच्छा, ये बिहार में पोजीशनिंग देख रहे हैं आप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको यहां से हटाकर बिहार भेजा जा रहा है। देखिए ये वाला गणित है। अच्छा, यहाँ उल्टा अभी हम समझ रहे थे अजय जी, अभी तक हम ये सोच रहे थे, मैं इसको समझ ही रही हूँ प्रेम जी, आपने एक नया एंगल दे दिया। अभी तक हम ये सोच रहे थे बिहार से कोई आएगा यहाँ, क्योंकि चर्चाएं नीतीश कुमार की लेकर नाम बड़ा चल रहा था। मैं फिर कहूंगी वो सिर्फ एक तरह से एक चैटर है, लोग इस पर सोशल मीडिया पे कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार का जिस तरह का स्वास्थ्य है, मुझे नहीं पता है कि अगर उन्हें यहाँ पर केंद्र में लाया जाए, लेकिन ये उल्टा कह रहे हैं कि इन्होंने चुनाव जिता दिए इसलिए इन्हें बिहार भेजा जाएगा चुनाव जिताने। नहीं, ये मैं नहीं। हाँ, ठीक है, एक बार अजय जी। ऐसा मेरे समझ से वो प्रेम जी नहीं कह रहे हैं। हाँ। प्रेम जी वही कह रहे हैं जो आप कह रही हैं। अगर प्रेम जी मैं ठीक बोल रहा हूँ तो कि इनको शायद हटा के बिहार से किसी व्यक्ति को यहाँ लाया जाए जो कि बिहार चुनाव में लाभकारी रिजल्ट दे सके। बट खैर ये मेरी थियरी नहीं है, ये प्रेम जी की है। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया जो वो कहना चाह रहे हैं। मैं इसको बड़े दूसरे ढंग से देखता हूँ कि ये जो विपक्ष है ना, ये सेल्फ गोल करने में पीएचडी कर चुका है। अच्छा, कल भी आपने देखा, मतलब इनको याद ही नहीं रहता है कि ये 2 दिन पहले क्या किए हैं, इनके स्क्रिप्ट लेखक कौन हैं, रणनीतिकार कौन है, मैं कमेंट ही नहीं कर सकता। धनखड़ के पीछे जिस तरह से विपक्ष पड़ा था, मुझे कोई शक नहीं है कि तबीयत खराब होने के पीछे वह रीजन है। ऐसी कौन सी सुभाषित है जिससे इनको सुशोभित नहीं किया? उन्होंने आज तक उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा, एक संसदीय प्रणाली के विरोध में जाकर काम करने का कोई आरोप। पिछले दिनों जब उन्होंने जुडिशियल ओवररीच की बात कर दी तो वो जस्टिस भारत सरकार के चीफ जस्टिस गोगोई ने की थी, उनसे तो किसी ने रिजिग्नेशन नहीं मांगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जुडिशियरी ओवररीच कर रही है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जिस लोकतंत्र की दुहाई विपक्ष मरते जीते रात दिन देता है, उस लोकतंत्र के सुप्रीमेसी की बात की तो मिमिक्री होने लगी। किसान के बेटे हैं इसलिए, पिछड़े समुदाय से आते हैं इसलिए, या राष्ट्रभक्त हैं इसलिए, या एक वकील है इसलिए उन पर विपक्ष ने हमला किया। जिस दिन से वो आए कभी सम्मान नहीं किया उनके कार्यों का, उनकी कुर्सी का, और आज उनकी दुहाई में ये दोहे पड़ रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है विपक्ष का जो यह देश हर दिन देखता है, हर विषय पे पूछता है। और मुझे बहुत दुख है कि इस देश में अगर विपक्ष का यह दिवालियापन है तो हमारे इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो बयान आपने कहे मैं जरा उन्हें पढ़ा भी देती हूँ एक बार, क्योंकि जिस तरह के बयान अब विपक्ष के आ रहे हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रहेंगे। इसके बाद मैं समीर जी के पास भी जाऊं और वरुण जी के पास भी जाऊं। जरा बयान आप जरा चला देते हैं। जयराम रमेश का बयान मैंने अभी आपको बताया, इस्तीफे का मान रखना चाहिए। इस्तीफा जितना हैरान करने वाला है उसके पीछे और कितने कारण हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अकल्पनीय है। ये इस्तीफा उनकी नियत पर सवाल, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है, ये वो कह रहे हैं जयराम रमेश। अब मैं आपको बताती हूँ संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं क्या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। वो ये कह रहे हैं ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जगदीप धनखड़ स्वस्थ आदमी है, मैदान छोड़ने वाला आदमी नहीं है धनखड़, ये संजय राउत के बारे में कहा जा रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कोई सामान्य घटना नहीं बता रहे हैं वो। इसी के साथ साथ दानिश अली जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं रहस्यमयी चीजें हो रही हैं, ये सब देश के हित में नहीं है। ऐसे कई और बयान हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल बहुत गहरा है, बड़ा गेम है। खेल बहुत गहरा है, बड़ा गेम है। तो जरा मुझे ये बताइए जो बहुत बड़ा गेम है वो गेम क्या है? अगर मैं इसको समझूं ये गेम क्या है जरा बताइए। मैं एक बार मैं जरा वरुण जी के पास भी जाऊंगी, समीर जी के पास। समीर जी जरा बताइए, विपक्ष कह रहा है बहुत बड़ा गेम कर रही है सरकार, क्या गेम कर रही है? देखिए सुचरिता जी, जो विपक्ष धनखड़ को एक दिन भी झेलने के लिए तैयार नहीं था, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ रहा था। हाँ। और जो विपक्ष ये कहता था कि भाई भारत के इतिहास में इतना एक तरफा उपराष्ट्रपति आज तक हमने नहीं देखा है,
वह विपक्ष कल उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होने के बाद उस बात पर सरकार पे आरोप लगा रहा है। विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि वो जिससे मुक्ति चाहते थे उनको मुक्ति मिल गई है। वो चाहते थे कि भाई उपराष्ट्रपति दूसरा है, हमें ये उपराष्ट्रपति नहीं चाहिए, तो उन्हें तो उसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन पूरा विपक्ष आज धनखड़ के साथ सहानुभूति दिखा रहा है। पूरा विपक्ष धनखड़ के पक्ष में ट्वीट कर रहा है और अपने बयान जारी कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि यह बहुत कोई आसान फैसला नहीं रहा था। भारत के आजाद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद का सत्र चल रहा है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होगी कि सरकार मजबूर होगी, या धनखड़ को ऐसा लगा होगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूं कि मुझे अब इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। शायद उन्हें आत्मग्लानि इस बात को लेकर हुई होगी। उन्हें लगा होगा कि नहीं, मैं अपने जो दायित्व उसे नहीं निभा पा रहा हूं, तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। विपक्ष इस मामले में अपनी राजनीति को देख रहा है। आज विपक्ष पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलने दे रहा है। क्यों नहीं चलने दे? और अब तो उपराष्ट्रपति है नहीं। अब हरिवंश राय जी ने कुर्सी संभाल ली अब इस सत्र के लिए, वो सभापति बन गए। तो आप चर्चा कीजिए ना। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष इस मामले में पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है और उसका एक ही एजेंडा है कि 21 जुलाई से शुरू हुआ जो सत्र है 21 अगस्त तक चलेगा। 21 दिन की जो कार्रवाई होने वाली है उसे किसी भी तरीके से बाधित करो। पहलगाम पे जिक्र कर रहे थे, पहलगाम पे सरकार ने 25 घंटे अलॉट कर दिए, 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा के अंदर। अगले सप्ताह उस पर चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो आज भी उन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। चलने बिल्कुल ये तय है कि पार्लियामेंट चलने नहीं देना है। वरुण जी, चलने ही नहीं देनी है संसद। कुछ भी कर लो, संसद ना चले। पानी में बहाना। अब जो उपराष्ट्रपति आपको पसंद नहीं थे वो चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये तो आपके हित की बात हुई। लेकिन वहां पर भी एक और हंगामा खड़ा कर दो क्योंकि संसद चलने ही नहीं देना। भाई सुचारिता जी, हाँ, मैंने जगदीप धनखड़ जी को बचपन से देखा है, क्योंकि मेरे सामने उनका दफ्तर और मेरे पड़ोस में ही वो रहते हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनका जीवन जो है एक वकालत से राजनीतिक जीवन तक एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। कैसे एक साधारण आदमी परिश्रम से, मेहनत से ऊंचाइयां छू सकता है जीवन के अंदर। अब आप जो बात बार बार कर रहे हो, ये इस्तीफा जो है ना, राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था के लिए चुनौती है। इसके डीप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। अभी बार बार ये विपक्ष को कोसने में लग गए डिबेट के अंदर कई जने। अब विपक्ष का क्या है भाई, विपक्ष क्यों खुश होगा? एक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। सिटिंग मतलब पार्लियामेंट, ऑनगोइंग पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है। किसान का बेटा, राजस्थान का, राजस्थानी और किसान का बेटा होता है तो उसमें स्वाभिमान और आत्मसम्मान से ज्यादा दिन तक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो ये दिख रहा है कि वो ज्यादा दिन तक मोदी सरकार जो झूठ पाखंड फरेब का जिन्होंने एक पहाड़ खड़ा किया था वो दरक रहा है। और जगदीप धनखड़ जी उस प्रेशर से परेशान हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ। अब बार बार विपक्ष ऐसे क्यों? अरे भाई पहले विपक्ष में ही थे, देवीलाल की पार्टी से हो गए, कांग्रेस के हो गए, तो बीजेपी तक गए, फिर उपराष्ट्रपति तक आए, तो विपक्ष को हर बात में विपक्ष को दोषी ठहराना ये एक ट्रेंड हो गया। हाँ। एक मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा ट्रेंड, एक नैरेटिव है कि विपक्ष को हर बात में, विपक्ष कोई प्रश्न उठाए उसको अज्ञानी मूर्ख बोल दो, जबकि अपड़ कुपड़ों की सरकार है, इनको ब्रिलियंट लोग पसंद नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि आप इन्हीं पर। मुझे ये बताइए कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसके खिलाफ आप महाभियोग लाए? कौन सा उपराष्ट्रपति है? कौन क्यों लाएगा? और उसके पीछे कारण क्या बताए? जो संसद की कांग्रेस ने क्या कारण बताया था महाभियोग के लिए? यही बताया कि इनकी निष्पक्षता पर सवाल है, ये एक सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, यही तो बताया था। नहीं, अगर संसद में अगर महाभियोग की बात करी, उनके खिलाफ की बात करी, तो क्या कोई संवैधानिक व्यवस्था को मोदी सरकार चोट पहुंचाए तो विपक्ष बोले नहीं, बात ही नहीं करे। अगर उनका किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं, इसका सीधा मतलब क्या होता है? मैं यही कह रही हूँ। नहीं, आपने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप महाभियोग लाए थे, लेकिन मतलब क्या है? आप उन्हें उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए तो लाए थे। वो कुर्सी से हट गए, अब बड़ा दुख हो रहा है। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, हट नहीं गए, हटाया गया है, हट नहीं गए। अच्छा, तो हटाए गए हैं इसलिए दुख होती तो वो पहले से बीमार होते अपने। नहीं, हटाए गए, दुख नहीं है भाई, किसी को दुख नहीं है। गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है बात का। हटाए गए हैं तो निशाना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। हटाया गया है,
नहीं, किस आधार पे? मोदी जी की जो सरकार है ना, उनको तो थाली कटोरे बजाने वाले, प्याज नहीं खाने वाले, पकौड़े चाय पकौड़े के ठेले वाले ये पसंद है उनको। मैं कह रहा हूँ ना, अपर टुकड़ों की सरकार है, विद्वान आदमी पसंद नहीं है। आपने पूरा 11 साल का एनालिसिस कर लो। आप लगातार साजिश में विपक्ष को कोसना, उनको हटाने अगर इस्तीफा दिया है पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के सामने से भी, आप तो विपक्ष को कोसोगे, आपको तो विपक्ष को कोसना है और कुछ नहीं करना। आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप विपक्ष को कोस रहे हो। इस बात के लिए कोस रहे हो विपक्ष को। अगर उपराष्ट्रपति संसद चलती हुई में इस्तीफा दे रहा है तो वो कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था पे चोट नहीं है, चुनौती नहीं है। थक गए वो साहब। भाई क्या फेल हो गया संघर्ष? आपको तो खाली हर वक्त आरोप नहीं तो आपने बताइए उनके किस एक पर आपको लग रहा है वो थक गए इसलिए गए वो विपक्ष के कारण? नहीं अजय जी एक सेकंड वो थक गए इसलिए गए क्या? थक नहीं गए आपके साजिश के तहत। नहीं अजय जी कल तक क्या उन्हें देख के लग रहा था वो थक गए? नहीं कर सकते। मैं एक चीज सुनिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, जरा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस्तीफे पर सवाल उठे ही क्यों हैं, ये जरा चलाइए चेतन। इस्तीफे पर सवाल क्यों उठे? और वो इसलिए उठे हैं क्योंकि मॉनसून सत्र के पहले दिन वो उपस्थित रहे और ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वो नहीं रहने वाले हैं आगे सत्र में। अंतिम भाषण में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि वो अगले दिन नहीं होंगे। महाभियोग के लिए वो प्रयासरत भी है, जस्टिस वर्मा के महाभियोग के लिए वो पूरी तरह से कोशिश में लगे थे। आज वो जयपुर जाने की योजना में थे बतौर वाइस प्रेसिडेंट। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक की भी योजना थी, यानी कि वो भी आज होनी थी। कल अंतिम बैठक में कोई उल्लेख नहीं किया कि वो नहीं रहेंगे अगले दिन। आज भी बतौर वाइस प्रेसिडेंट कई लोगों से मिलने का कार्यक्रम था, यानी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स दे रखे थे, ये भी बड़ी बात है। और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस्तीफे पर सवाल उठ रहे हैं अजय जी। अब आप कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इस्तीफे पर सवाल उठाने का, इसका क्या मतलब है? जो मैंने आपको बातें बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपके बात का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात है, जब मसला है तो सवाल उठेंगे, यही लोकतंत्र है, उठाना चाहिए। लेकिन सवाल प्रमाण के साथ उठे, जस्टिफिकेशन के साथ आए, ओवरनाइट स्टैंड चेंज ना हो तो देश की जनता उस पर यकीन कर लेती है। ये गोल शिफ्टिंग नहीं चलेगा विपक्ष की। पहली बात, आप एक बात बताइए, उन्होंने हर वो प्रयास किया कि वो विपक्ष के मापदंड पर खड़े उतरे, निष्पक्ष तौर से अपने कार्रवाई को वो चलाएं संसद की। लेकिन विपक्ष का जो गैर जिम्मेवाराना रवैया रहा, पहले ही दिन 25 घंटे अलाउड होने के बाद संसद को न चलने देना, तो आदमी तो सोचने पे ये विवश होगा कि न मैं सरकार के साथ खड़ा हो पा रहा हूं, मगर मैं एक उचित बात करता हूं, न विपक्ष उसका सम्मान करता है, तो आखिर मेरी इस कुर्बानी का, मेरी इस राष्ट्रभक्ति का, ये मेरी सोच है, ऐसा वो क्या एनालिसिस हो रहा है सुचारिता जी? क्या फायदा है? मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? वो पेशे से वकील हैं, जब मैं भी पेशे से वकील हूं, मैं अपना दर्द बयान करता हूं कि जब मैं अपनी कोर्ट की परिधि से बाहर आता हूं समाज सेवा के काम के लिए और अपना सर्वस्व यहाँ न्यौछावर करता हूं, और बदले में बड़ों की सरकार है, विद्वान आदमी उनके साथ रहना नहीं चाहता। अरुण जी क्या बोल रहे हैं? आप बार-बार विपक्ष को क्या दोषी ठहरा रहे हो हर बात में? नहीं, विपक्ष दोषी है जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के लिए। कैसा एनालिसिस कर रहे हो आप बैठ करके? पूरा देश इसको देख रहा है इस बात को। मत बोलिए ना, आप विपक्ष को किस प्रकार से तोलना चाह रहे हो टीवी के ऊपर? पूरी होने दीजिए बात पे। अरे आप भी बीच में बोल रहे थे मेरे, आप भी बीच में बोल रहे थे मेरे, ले लीजिए। जब मैं बोला तो आपको कष्ट हो गया। यही प्रॉब्लम है। आप क्यों बोल रहे थे मेरे बीच में पहले? आपको क्यों बोल रहे थे आप मेरे बीच में पहले? मैं तो नहीं बोला था आपके बीच में शुरुआत से। नहीं याद रहता, प्रॉब्लम यही है आपकी घड़ी फिक्स है, बोल लेने दीजिए। अगर हम आपने है, आप लोगों में प्रॉब्लम है, दूसरे को बोलने नहीं दे तो दूसरा बोलता है तो टोकते हो। बोल लेने दीजिए। मैं एक बार मैं सुबोध जी के पास जा रही हूँ। सुबोध जी, आपसे पूछूंगी, क्या बिहार से किसी व्यक्ति को यहाँ लाने की योजना है? इस वजह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, जैसे कि कुछ लोग कयास लगा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था जी। मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा था कि दोनों दो चीज है। एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाना और पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट ना होना, जिसके कारण से विपक्ष जो है धनखड़ साहब के हर कार्य को जो है
सदन में उनको अवहेलना किया, उनके ऊपर कटाक्ष भी किया और मोशन भी लाया उनके रिमूवल का, एक बात है, वो पार्लियामेंट के अंदर की बात है। लेकिन जहां तक इनके रेजिग्नेशन की बात है, आप खुद ही कह रही हैं कि वो उनका सारा टाइम फ्रेम फिक्स था, आज का भी फिक्स था उनका और पार्लियामेंट में भी वो थे। इसके बावजूद भी देखिए जिस तरीके का उनका रेजिग्नेशन हुआ, सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया, महामहिम को नहीं बताया, प्रधानमंत्री जी को नहीं बताया, कोई फेयरवेल नहीं हुआ, कोई फेयरवेल स्पीच क्या, कोई जो है काउंटर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। तो ये सारी बातें जो है ये इस दिशा में ले जाती है कि कहीं ना कहीं कोई बात है जिसको लेकर देश की जनमानस ऑपोजिशन के माध्यम से ये जानना चाहती है। ऑपोजिशन के साथी यही बात उठा रहे हैं कि कारण क्या है, सरकार को तथ्यों को बाहर उजागर होगा और सत्य कभी छुपेगा भी नहीं, समय के साथ होगा। अब आइए बात की, आप कह रही हैं कि बिहार से कोई बन जाएगा। देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुद्दों को लेके जो है जमीन से लेके सदन तक जो है वो संघर्ष करती है। ये सूत्र से और आकलन कर और हाइपोथेटिकल बातें कर इसमें विश्वास नहीं करती है। वहां पे जो मुद्दा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सर मैंने तो पूछा बिहार से कौन आ रहा है, आप आरजेडी के बारे में क्यों बताने लगे? सुनवाई करवाई नहीं आरजेडी के बारे में थोड़ी बात पूछ रही हूँ, सवाल मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई बिहार से आएगा? नहीं आप हर मौका ले लेते हैं पार्टी के बारे में। कह रहा हूँ कि ये जो नहीं देखिए आप ही के नेता का बयान आया, जरा बता देती हूँ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बयान आया, सुन लीजिए जरा। देखिए क्या कह रहे हैं वो, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा चौंकाने वाला है। कल देखा था कि वो स्वस्थ लग रहे हैं, उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं है। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव इस्तीफा देना था तो सत्र से पहले दे देते। जो धनखड़ के साथ हुआ है वही नीतीश के साथ होगा। अब देखिए उन्होंने इसको नीतीश कुमार से जोड़ दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो धनखड़ के साथ हुआ वो नीतीश कुमार के साथ होगा। मुझे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि जगदीप धनखड़ बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है और इसी तरह का बर्ताव अब नीतीश कुमार के साथ होगा। ये तेजस्वी यादव का बयान है। अब इसका मतलब क्या है, मैं जरा इसे भी समझना चाहती हूँ। यानी कि बिहार से जोड़कर वो देख रहे हैं, वो बीजेपी पर इसका सीधा, आनंद जी वो सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। जगदीप धनखड़ को किनारे लगा दिया, अब नीतीश कुमार को लगा देंगे। हम तो यहाँ उल्टी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को केंद्र जी। तेजस्वी यादव जी भी वही बोल रहे थे जो उनके यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, उनके समर्थक, उनके सिंपैथाइजर जो बोल रहे हैं बहुत देर से, कोई नई बात नहीं कही है उन्होंने, वो भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत चर्चा सुन रहा था, वरुण जी बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात उठाई। मुझे लगता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी कोई बात नहीं है। मतलब विपक्ष जो करे वो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है, संविधान सम्मत है, और विपक्ष के अलावा जो कुछ हो जाए, अब ये लोग बड़े दावे के साथ कह रहे हैं उनसे इस्तीफा लिया गया, जैसे ये लोग प्रीवी टू दैट प्रोसेस हैं कि जिनमें मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि धनखड़ जी आप इस्तीफा दो और ये लोग कागज कलम या टाइप कराओ और इनके सामने ही सब कुछ हो गया। अरे इतने विश्वास के साथ विवेक जी, मतलब वो तो क्या कहते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी की वो खूबी है कि बहुत विश्वास के साथ वो मिथ्या प्रचार करते हैं। जैसे बहुत सालों से वो लोग कह रहे फांसीवाद आ गया, फांसीवाद आ गया, फांसीवाद आ गया, 50 साल हो गए ये सुनते हुए, आज तक फांसीवाद कहीं दिखा नहीं। लेकिन विवेक जी ने जो बहुत आपत्तिजनक बात कही उपराष्ट्रपति को लेके, उन्होंने उनको कहा कि प्रधानमंत्री के सामने झुकते हैं, उनकी शारीरिक बनावट का आप उपहास सार्वजनिक तौर पर विवेक जी उपहास करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, आपको इसका कोई अधिकार नहीं देता। कृपया अपनी वामपंथी संस्कारों का परिचय सार्वजनिक रूप से न दें। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप तो ऐसे करें वो कहीं चला जाए, कुछ कर ले। अरे आप कैसे, आप जिस पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं उनके नेता अगर मोदी जी को तुम तड़ाक करके बात करते, आप लोग तो बड़े सभ्य तरीके से बात किया करते थे। और आप आज भूल गए कि जब आप भूल गए, 1 मिनट रुकिए, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। आज आप भूल गए कि जब एक एक करके बात कर लेते हैं। आप दोनों बाहर हैं तो ऐसे दिक्कत होती है। एक बार आनंद जी बात कर ले, फिर विवेक जी, जब यूएस के साथ डील हो रही थी, परमाणु समझौता हो रहा था, तब क्या किया था कम्युनिस्ट पार्टियों ने सोमनाथ चटर्जी के साथ, आप भूल गए? तब सोमनाथ दादा ने सरकार जो आसन पर रहते हुए सही फैसला लिया था और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको निकाल बाहर किया पार्टी से। आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों ने तो इतनी गलतियां की हैं, इतना कबाड़
किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोग न कॉन्स्टिट्यूशन के बोलने के लिए कुछ अधिकारी हैं, न संसदीय परंपरा के लिए, न संसदीय आसन पर बैठे लोगों पर टिप्पणी करने के लायक है। अच्छा, अब आपने अपनी सारी, अब जो आनंद जी का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पर मत बोलिए वरना आप घिरेंगे। विवेक जी बोलिए। अब आप देखिए, जब ये अरे पूरे दिन जो है उन्होंने काम किया है सदन में, ही वॉज हैप्पी। कल के लिए अपॉइंटमेंट्स थी, शाम को मीटिंग थी, फिर अचानक कहते हैं जाकर के सोशल मीडिया पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आप बता सकते हैं क्या हुआ? आप ही बता दीजिए, सीधी सी बात है। भैया उन्होंने पर भेजा, सरकार ने बोला नहीं कर पाए। अब हद होती है एक चीज की ना, जितना कर पाए करा। ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष को बोलने दूंगा। आपत्ति थी सरकार को, आपत्ति थी प्रधानमंत्री को। आप कह रहे नम्रता की बात, विनम्रता क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के सामने दिखती है? लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, किस टोन एंड टेनर में बात की जाती थी? यही धनखड़ साहब थे, सबने देखा। तब कहां गई थी विनम्रता? तब कहां गया था बॉडी स्ट्रक्चर? तब फोल्डेड हैंड से कभी नमस्कार नहीं किया। ये नहीं दिखा आपको कभी? ये सब जानते हैं कि क्या किया है। देखिए विवेक जी इसकी बात तो आप मत देखिए। विवेक जी इस मुद्दे पर अगर ये बात होगी तो मुझे वही कल्याण बनर्जी वाला वीडियो याद आ जाता है। तो ये मत बोलिए, वो सम्मान का कोई बहुत अच्छा चित्र नहीं था। आप उपराष्ट्रपति का मखौल बना रहे थे, वहां सब लोग हंस रहे थे, वो कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी। और आज उपराष्ट्रपति के लिए बहुत ज्यादा पीड़ा और दर्द हो रही है आपको। मैं आज ये देखिए कल बैठक में ये बार बार कहा जा रहा है कि कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ है। और मैं इस पर जरा समीर जी आप भी बताइए। प्रेम जी, बीएससी की बैठक थी और जो महाभियोग का मामला था जिसमें विपक्ष ने एक प्रस्ताव रखा और उसको विपक्ष का प्रस्ताव को क्या उपराष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। उसमें सरकार के नुमाइंदों के बिना यह भी कहा जा रहा है क्या उन्होंने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर भी चर्चाएं हैं क्योंकि ये एक बड़ा फैसला था और उस वक्त जब ये उन्होंने मंजूर किया उस वक्त ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों का प्रस्ताव था। समीर जी, ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि कल वो जो बैठक हुई है उसी में सब खेल बिगड़ा है। समीर जी। जी, निश्चित रूप से राज्यसभा के सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने एक हस्ताक्षर कर जो लोकसभा राज्यसभा के सभापति को दिया था धनखड़ साहब को, और उन्होंने स्वीकार कर लिया था। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि भाई लोकसभा में तो आपने सब कर लिया, विपक्षों साथ में लेके चल रहे हो, लेकिन राज्यसभा के अंदर विपक्ष अपनी अलग मुहिम तैयार कर रहा है, वह जाकर राज्यसभा के सभापति को दे रहा है और धनखड़ साहब उसे स्वीकार कर रहे हैं। धनखड़ साहब उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। जब वहां पर भाई नड्डा जी वहां पर नेता है राज्यसभा के अंदर, पार्टी के आप नेताओं से बात कर सकते थे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप रहा है, जो दुरा हुआ है लोकसभा राज्यसभा के सभापति के बीच में और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, मतलब जो नड्डा जी के बीच में, क्योंकि राज्यसभा में तो नेता पार्टी के नड्डा जी है, नड्डा जी को खबर नहीं लगी कि कब विपक्ष के लोग चले गए धनखड़ साहब के पास और उन्होंने दे दिया। जब खबर लगी तो आनंद फानंद में सांसदों को इकट्ठा करके साइन करना शुरू किया गया। मुझे लग रहा है कि ये सीधे सीधे बता रहा था कि धनखड़ साहब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे कुछ दिनों से जिसमें केंद्र सरकार की असहज स्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी की असहज स्थिति हो और रूलिंग पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से चल रहा था। कल ही जब ये घटना घटी तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, इसका फैसला आज ही होना चाहिए। और उन्हें संदेश भेज दिया गया था कि आप आज ही इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आप देखिए इस्तीफा देने के बाद वो ट्विटर पे एक्स पर पोस्ट कर देते हैं, राष्ट्रपति के स्वीकार होने के पहले वो पोस्ट कर देते, मतलब वो सारी जानकारी अपने हिसाब से पब्लिक डोमेन में डाल रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट आया है कि एक लाइन में उन्होंने जो धनखड़ साहब को स्वास्थ्य लाभ की बात की है वह ट्वीट पूरा बता देता है। और उसके बाद उनकी कोई फेयरवेल नहीं हो रही है, किसी पार्टी के और नेता ने उनको नहीं कहा कि आपका कार्यकाल अच्छा रहा, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यह बता रहा है कि सरकार के बीच में और धनखड़ साहब के बीच में ठीक नहीं था। धनखड़ साहब ने लक्ष्मण रेखा को लांघ लिया था। अगर इसमें अब हम ये कहें कि ऐसा कुछ नहीं था तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जो मैंने सारे संकेत बताए, मैंने सारे तस्वीरें बताई कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफा ऐसे ही नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जगदीप धनखड़ उस तरह के नेता नहीं है कि वो खामोश रहते हैं। प्रेम जी, वो बहुत वोकल नेता है, वो खुलकर बोलते हैं और इसलिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो इस पर भी बोलेंगे क्या। प्रेम जी, देखिए सुचारिता जी,
इसमें तो पूरी बातचीत से भी इस पैनल पे सबने ये जो बात कही है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ। ये इस्तीफा नॉर्मल नहीं है। ये सबको देख रहा है। तो इस्तीफा हुआ है, हम इसका थोड़ा कंपेयर करें, जैसे सुसाइड और मर्डर होता है। हाँ। सुसाइड और मर्डर, हाँ। ये सुसाइडल है क्या, हाँ। या कि मर्डरस है, ये इसका नेचर, इसको देखना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं अब जगदीप धनखड़ पर एक व्यक्ति जो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहा है प्रेम जी, हमेशा से, क्योंकि आप उन्हें निष्पक्ष नहीं मानते, विपक्ष निष्पक्ष नहीं मानता, विपक्ष कहता था ये सरकार के माउथपीस हैं, ये सरकार की बात कहते हैं, उनके और सरकार के बीच में ऐसा अचानक क्या हुआ है, या फिर ये कुछ समय से चल रहा था? इसको आप ऐसे देखिए, आश्चर्य के रूप में देख रहे हैं कि विपक्ष जगदीप धनखड़ जी के साथ खड़ा है, यही आश्चर्य है। नहीं, आश्चर्य ये नहीं है, सरकार और उनके बीच में दरार क्या हो गई, ये आश्चर्य है। दो पहलू हैं। हाँ। एक तो महाभियोग लाने वाला विपक्ष जो है आज उनके साथ खड़ा है। यहाँ पर मूल बात यह है कि विपक्ष जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा है। अच्छा। क्योंकि वो रिजाइन नहीं है, इसलिए विपक्ष उसके साथ खड़ा है। मतलब हर हाल में विपक्ष ही हीरो है, सरकार विलेन है। आप तो कह रहे खलनायक है, मैं बोल दूं फिर हर बार में विपक्ष ही खलनायक है। मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात है, सरकार के बीच में डिफरेंसेस हैं, समीर जी भी मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं कि डिफरेंसेस थे, तभी ये इस्तीफा हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ ये इस्तीफा नहीं, मैं सुसाइड और मर्डर से कंपेयर कर रहा हूँ। ये सुसाइड भी नहीं है, मर्डर है। अच्छा, मुझे नाम बताइए, नाम अगले उपराष्ट्रपति के लिए नाम कौन सा है आपके जहन में, क्या लग रहा है? देखिए, जहन की बात नहीं, मैं नाम बिहार से होगा कि नहीं होगा? मैं पैटर्न नहीं बता रहा हूँ कि बिहार से ही होगा। बिहार से ही होगा, तो बिहार से कौन सा नाम है? देखिए, एक तो एलिवेशन हो सकता है, खुद जो अभी जो गवर्नर है बिहार के, वो अभी हम जो कह रहे हैं, गवर्नर है बिहार के, जी उपसभापति उनका भी एलिवेशन हो सकता है, उनका भी बिहार से संबंध, ठीक है, बिल्कुल, ये भी हो सकता है, या दूसरा कोई नाम भी बिहार से। हरिवंश जी भी वहां से हैं, और कौन है बिहार के नाम जिनको कह रहे बिहार से ही होगा? देयर इज नो डाउट बिहार से ना हो, बताइए। मैं जो आखिरी कुछ समय बचा है, मैं जल्दी से नामों पे चर्चा करना मैं इस तरह के कयास लगाने से बचता हूं। ठीक है, मत बचिए, आज बोलिए। चर्चा में है वो राजा राम यादव जी का है। शायद भाजपा उनको यह मौका दे सकती है बिहार से, उसके अपने पॉलिटिकल रीजन है, आप समझ सकती हैं। बिहार में इतना चुनाव हमारे बिल्कुल सर पे है, सही बात। और जो वोट पॉलिटिक्स है वहाँ की, उसमें जो जाति की अच्छा, मैं एक बार जल्दी से पूछ रही हूँ, अनंत जी, आरिफ मोहम्मद खान का नाम क्या आगे हो सकता है? मैंने उनका नाम उसमें नहीं रखा है, उस लिस्ट में, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं। अब आरिफ साहब उपयुक्त हो सकते हैं, हरिवंश जी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हरिवंश जी जेडीयू के हैं और जेडीयू का उपराष्ट्रपति होगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी के चांसेस बहुत ज्यादा है। निर्मला सीतारमण को समर्थन देगा विपक्ष? विवेक जी, समर्थन देगा विपक्ष? ये सिर्फ कयास है, अभी मुझे नहीं पता नाम कौन होगा। ना दो ही चीजें पॉसिबल हैं। एक, या तो बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिससे एक मैसेज जाए बैकवर्ड कम्युनिटीज में और बिहार की कम्युनिटी में कि हम आपके पक्षधर हैं। और दूसरा, किसी कैबिनेट मंत्री को जो शायद, जिसको थोड़ा सा, जैसे वेंकैया नायडू से मुझे कहना नहीं चाहिए, कई बार जब आपको सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को साइडलाइन करना होता है तो कुछ सेरेमोनियल पोजीशंस देकर के उनको किया जाता है। दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि कोई कैबिनेट मंत्री जो अच्छे लेवल का है। नहीं, पर बीजेपी के लिए तो अभी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है भाई, ये फैक्ट है। आनंद जी, आप हंस रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अभी तक तय नहीं कर पाए वो। अब उसमें उनके पास 2 नाम तय करने की जिम्मेदारी आ चुकी है। अब वो दूसरा नाम कौन सा होगा? पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं एक बार सुबोध जी से पूछ लूं। सुबोध जी, बिहार से नाम है, ये प्रेम जी कह रहे हैं, आपको लगता है बिहार से ही होगा? आ रही हूं वरुण जी। देखिए, अभी मैं कह रहा था कि बिहार से नाम हो या कहीं और से नाम हो, बिहार की राजनीति सेट हो चुकी है। जनता और सरकार में खाई पटी हुई है, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए जनता इंतजार कर रही है। अच्छा। जहां तक बात रही क्यास की, तो हम लोग क्यास नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ भी नाम, आप लोग क्यों नहीं ले रहे जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम? अच्छा। तो जो संवैधानिक व्यवस्था में जितनी भी खामियां हुई है, जिसके कारण से नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे, उन सब खामियों को जो है लीगल एंगल के तरफ से पॉइंट उठाने के लिए, समझाने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ भी, जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम आया है। अच्छा, एक मिनट, जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम आ रहा है। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण जी, मुझे तो बताइए, अब क्योंकि चुनाव होना है, अब कांग्रेस के लिए कौन होगा चेहरा? हाँ, विपक्ष के लिए चेहरा कौन होगा? मैं आपका सबसे
आपका कयास सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे जा रहा है आरिफ मोहम्मद खान का, क्योंकि जो एंटी मुस्लिम बीजेपी की इमेज मोदी जी की सरकार की हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम साल भर पहले भी कुछ संघ के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो रही थी जो आरिफ मोहम्मद खान का वो कयास कह रहे थे कि अगला उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति हो सकते हैं। दूसरा, महिला इसलिए भी नहीं, महिला तो ऑलरेडी राष्ट्रपति है, तो महिला तो उपराष्ट्रपति बनी नहीं, मुझे नहीं लगता बनेगी। उपराष्ट्रपति या तो अनुसूचित जाति से आएगा या आपका जो कयास है वो हो सकता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। महिला का भी नाम आ रहा है, पर ये भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल का वो चेहरा वही हो सकता है आनंद जी जो खुद उस पद पर जाना चाहता हो। बहुत से लोग अभी भी सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत से नाम जिनका नाम यहाँ लिया जा रहा है कह रहे हैं कि वो खुद ही शायद मना कर दें आनंद जी, वो ना जाना चाहें उस पद पर। मना करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होगा ऐसा विश्वास करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर उनको, क्योंकि संघ के अगर बैकग्राउंड से आप हैं और आपको कोई दायित्व दिया जाता है, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब में मुझे इसलिए लगता नहीं है कि उनको बनाया जाएगा, क्योंकि एक तो वो प्रतीकात्मक होगा, दूसरे वो फिर उसी बैकग्राउंड से आते हैं, जनता दल, कांग्रेस और ये वाला। ये इस बार जो भी होगा ना सुचरिता जी, वो संघ के बैकग्राउंड से ही होगा, चाहे वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कहीं ना कहीं से मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारों का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, तो आप देखिए ये बड़ा साफ है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जिस तरह से आया है, मुझे नहीं लगता कि पहली बार एक ऐसा संवाद हो रहा है महाभारत में जिसमें दोनों पक्ष एक ही राय रखते हैं कि कुछ तो हुआ है। लेकिन अब अगला चेहरा कौन होगा, अगला नाम कौन होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, मुझे लगता है हमें आगे बढ़कर वो देखना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी के पास, सरकार के पास दो जिम्मेदारियां हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना और दूसरा अब उपराष्ट्रपति के नाम पर मंथन करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।